पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको जो टॉपिक कराया था उसके नेक्स्ट हमने बोला था कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक टॉपिक एक बताऊंगा। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो क्या था? फ्लक्स था। क्या था? फ्लक्स था। फ्लक्स आपने निकाला था बहुत सारे सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग उसी से आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसी से आगे एक्चुअल में तो गॉस लॉ आता है, बट हम लोग थोड़ा सा कुछ एक बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि गॉस लॉ के जब न्यूमेरिकल करें तो हमें वो न्यूमेरिकल क्या हो जाए, थोड़ा सा शॉर्टकट में हो जाए और क्या हो, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हों वो हमको समझ आए, ठीक है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आप लोग जब फिजिक्स स्टार्ट किए होंगे तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी होंगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ाए गए होंगे आपको। तो उन्हीं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जब आगे मैं गॉस लॉ कराऊँ तो आपको अच्छे से समझ आए। क्लियर हुई बात? अब देखो, जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? एक रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। ये किन की यूनिट होती है? एक प्लेन एंगल की यूनिट होती है और दूसरी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ठीक है। प्लेन एंगल तो आप लोग काफी बार पढ़ते हो, बट सॉलिड एंगल के बारे में बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ और आज हम गॉस लॉ को भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक लेक्चर और इलेक्ट्रोस्टैट 1 में लगेगा बेटे, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह गॉस लॉ करा करके फिर इलेक्ट्रोस्टैट 2 चलेंगे, उसमें कोरिलेट करते हुए गॉस लॉ को और कूलम्ब्स लॉ सभी को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ सबसे पहले आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है बेटे। वो कौन कौन सी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है? एक तो रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। रेडियन किसकी यूनिट होती है? प्लेन एंगल की यूनिट होती है। जो थीटा आप यूज करते हो उस थीटा की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है बच्चों। दूसरा सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो है स्टेरेडियन, ओके। अब प्लेन एंगल क्या होता है? याद रखना, प्लेन एंगल जब कभी भी सबटेंड होता है तो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल में होता है। लाइक बोर्ड पे आप कोई भी जैसे सर्कल लेते हो या सेमी सर्कल लेते हो तो कुछ एंगल सबटेंड होता है ना, तो वो एंगल जो थीटा सबटेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? प्लेन एंगल बोलते हैं। और उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या यूनिट होती है थीटा की? रेडियन। अब हम लोग जरा सा प्लेन एंगल को डिफाइन करने आते हैं। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देखिए, ये प्लेन एंगल जो थीटा है वो क्या होती है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होती है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। प्लेन एंगल यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब बेटे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाया है। सबसे पहले तो आप यूं सोचो कि ये कोई डायग्राम है, ठीक है। ये मान लो AB आपका क्या है? आर्क लेंथ है और ये उसकी रेडियस कुछ इस पॉइंट P से रेडियस कुछ आपको R दिया गया है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूं? थीटा क्या है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है। अब अगर सोचो कि ये वाला आर्क ना लेकर के मैं आर्क यहां ले लूं, आर्क मैं यहां ले लूं, तो अब देखो आर्क का रेशियो यानी आर्क लेंथ भी घटेगा और रेडियस भी घट जाएगा। इसके लिए न्यू जो मैं ये आर्क ले रहा हूं, ये मैं ब्लू मार्कर से आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर मैं ये छोटा सा आर्क ले रहा हूं तो इस न्यू आर्क लेंथ और ये रेडियस भी, ये छोटा सा रेडियस आ गया, न्यू रेडियस। तो देखो जो थीटा अभी भी आएगा वो क्या आएगा? न्यू आर्क लेंथ अपॉन न्यू रेडियस। अभी भी जो इसकी रेशियो आएगी वो क्या आएगी? थीटा के बराबर ही आएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे समझिए।
ये जो हमने सबसे पहले आर्क लिया था, आर्क अपॉन रेडियस कुछ थीटा की वैल्यू सपोज करो 30 डिग्री आ गई। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ले लिया आर्क को, आर्क थोड़ा सा आगे चल करके ले लिया। तो देखो अभी भी थीटा चेंज नहीं हो रहा बेटे, क्या थीटा चेंज हो रहा है इस नए वाले आर्क के लिए? नहीं। तब हुआ क्या एक्चुअल में, आर्क लेंथ नए वाला छोटा हुआ तो उसके साथ रेडियस भी उसकी छोटी होगी, तो उसका जो रेशियो आया अभी भी क्या आया, थीटा ही आया। इसका मतलब एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो हमारा थीटा है वो किसका रेशियो है, आर्क लेंथ और रेडियस का, यानी थीटा किसका रेशियो है, आर्क लेंथ और रेडियस का है। ठीक है, इसकी आपको यूटिलाइजेशन यानी यूजेज आगे चल करके समझ में आएगा। यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लेन एंगल आप काफी बार निकालते हो, जैसे सेमी सर्कल के लिए निकालते हो, पूरी सर्कल के लिए निकालते हो। तो पूरी सर्कल के लिए उसकी थीटा कितनी होती है, पूरा एक पॉइंट से चलो और फिर उसी पॉइंट पे पहुंचो, 360 होती है। सेमी सर्कल के लिए कितनी होती है, 180 होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ थीटा की वैल्यू होगी, और वो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये मैं मिटा देता हूँ बेटे, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम लोग थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और इसको अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन सीखते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप गॉस लॉ का करोगे बेटे तो इसका यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा आएगा। सबसे पहले तो याद रखना सॉलिड एंगल कहाँ पे सबटेंड होता है, 3D में सबटेंड होता है। कहाँ पे होता है, 3D में, यानी स्पेस में। 3D का मतलब तो आप समझ सकते हो। और इसको रिप्रेजेंट ओम से किया जाता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ओम से किया जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, ठीक है, याद है ना, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ओम का मतलब क्या हुआ, सॉलिड एंगल की यूनिट है, आपको दी जाती है, ठीक है, यानी सॉलिड एंगल को, सॉरी यूनिट नहीं है बेटा, यूनिट तो स्टेरेडियन है, और इसको रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल को किससे करते हैं, ओम से करते हैं। ओके, अब एक बात समझो यहाँ पे, अब एक पॉइंट को समझो जो मैंने लिखा है उसको समझाता हूँ। मान लो मैंने दो मार्कर लिए, एक मार्कर को स्ट्रिक्टली ऐसे रख दिया और एक मार्कर को कुछ एंगल बनाते हुए। एक ब्लू वाले मार्कर को मैंने कैसे रखा है, वर्टिकल रखा है, और ब्लैक वाले मार्कर को कुछ एंगल बना रहा है ब्लू से। और अगर ये जो एंगल बना रहा है ब्लैक वाला मार्कर, इसको मैं क्या करूँ, देखो इसको मैं पकड़ करके यूं घुमा दूँ, ऐसे 360 से ऐसे घुमा दूँ, तो ये क्या सबटेंड करेगा बेटे, क्या सबटेंड करेगा, कोण सबटेंड करेगा। क्या सबटेंड करेगा, कोण। आप लोगों ने देखा होगा, कोण देखा होगा। तो देखो ये कोण कैसा होता है, देखो एक्चुअल में ये एक कोई सरफेस एरिया होती है, यही तो कोण होता है, यही तो आपका कोण होता है। इसका मतलब फिर से ध्यान से समझना, किसी भी सरफेस एरिया के, किसी भी छोटा सा सरफेस एरिया ले लो, और छोटा सा क्यों लोगे, उसका भी रीजन है। मान लो छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं DA। अगर किसी पॉइंट पर, P पॉइंट पर, उसकी जो ये सरफेस एरिया ले रहे हैं, उसके सरफेस एरिया से अगर आप सभी पॉइंट्स को क्या कर दो, मिला दो। जैसे समझो यहाँ पे मान लो कि ये 3D, यहाँ पे एक सर्कल ले लो, ठीक है, एक सरफेस एरिया कैसा ले लो, सर्कुलर ले लो, उसकी जितने भी पॉइंट्स है उस सभी पॉइंट्स को क्या करो, एक P पॉइंट पे मिलाओ, तो कैसा बनेगा, कोण बनेगा। इसके सरफेस एरिया से किसी पॉइंट पे मिलाओ तो एक कोण की तरह बनेगा। एज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए, तो देखो इसके सभी जो सरफेस एरिया है उससे जो ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, कोण बनेगा। कैसे, देखो बन रहा है। यानी फिर से यहाँ पे समझना, ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया लिया उसके सभी पॉइंट्स को लेकर के एक पॉइंट पे क्या कर दीजिए आप, ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। तो यहाँ पे बेटा एक एंगल जो बनेगी, ये देखो एंगल जो बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, ये कुछ एंगल बनेगी, और इसे ही बोला जाता है क्या, सॉलिड एंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो ये एक्चुअल में जनरली दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे दिख रहा है, इस टाइप का बन रहा है, ये ऐसे सर्कुलर टाइप का इधर बनेगा, यानी सेमी हेमिस्फेयर टाइप लग रहा है,
वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल ओम बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ लो। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो आपको बताया कि एक सर यहाँ पे एक वर्टिकल आपने मार्कर लिया, दूसरा क्या ले लिया, थोड़ा सा इंक्लाइन ले लिया वर्टिकल से, और इसको ब्लैक वाले मार्कर को क्या कर दो 360 से ऐसे घुमा दो तो एक कोन बनेगा ना। तो उसी का एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको बताया। कॉन्सेप्ट है ये कि अगर दो लाइन ले लीजिए, एक को वर्टिकली रेस्ट्रिक्ट कर दो, जैसे ब्लू मार्कर को मैं वर्टिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ और ब्लैक वाले को क्या कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ घुमा रहा हूँ उसी एंगल से, तो उससे क्या बनता है, एक 3D आपका डायग्राम वहां पे बनता है, और उस 3D डायग्राम का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब बेटा एक और बात समझना, ये जो आप मार्कर ले रहे हो, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर, इसके बीच में इनिशियल में एक एंगल होता है, ठीक है, लाइक दैट। आप यहां पे समझो, मान लो ये आपका जो रिस्ट्रिक्टेड एक है ब्लू वाला मार्कर वो है, और दूसरा मान लीजिए कि ये, ठीक है, और इसको घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, ये कोन बनेगा। तो ध्यान से अगर देखो इस एंगल को, ये एंगल एक्चुअल में क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, और इस प्लेन एंगल को कहा क्या जाता है, ध्यान से अगर देखो तो सेमी वर्टिकल एंगल बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम आपको अभी रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बताएंगे तो इस एंगल का बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब देखो बेटा, इसको अगर रोटेट कर दो तो ये कुछ यूं घूमेगा और ये इस तरह से कोन बनाएगा। तो अब देखिए, अब यही जो प्लेन एंगल रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, इससे एक एंगल दूसरी बन रही है, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सॉलिड एंगल हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली आप ये कह सकते हो कि 3D यानी जो सॉलिड एंगल है वो जनरलाइजेशन ऑफ प्लेन एंगल है। क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ प्लेन एंगल है। तो इस पॉइंट को नोट करते चलेंगे, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है, और मैं मिटा करके फिर आगे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ सॉलिड एंगल के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉलिड एंगल लिख लीजिए, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में खूब ज्यादा यूज किया जाएगा। देखो एक्चुअली फिर से समझा रहा हूं, फिर से आप ध्यान देना। ये जो सर्कुलर सरफेस है उसके पेरिफेरी का मतलब समझते हो, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, ये सर्कुलर प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को एक पी पॉइंट से ज्वाइन करो तो क्या बनेगा, एक कोन जैसा शेप बनेगा। उसकी जो एंगल होगी उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, बड़ा लिख देता हूं। Some important point of solid angle। देखो पहली बात कि सॉलिड एंगल है क्या, सॉलिड एंगल एक्चुअल में प्लेन एंगल का क्या है, जनरलाइजेशन है। क्या है, जनरलाइजेशन है। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड angle is generalization of plane angle, ठीक है। दूसरी बात कि सॉलिड एंगल बनता कैसे है, सॉलिड एंगल को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूं। फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। छोटा एरिया लेने का रीजन क्या है, देखो बेटा, अगर हम एक छोटी सी एरिया लेंगे, मान लो ये डीए ले लिया, क्या लिया, डीए, स्मॉल एरिया ले लिया, ओके। तो इस स्मॉल एरिया लिया और मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लिया पी, ओके, पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, पी, ओके। अब देखो स्मॉल एरिया लिया तो मान लो मिड से इस पॉइंट का डिस्टेंस है कुछ r, क्या है, r है। अगर बेटा हम छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एरिया लें और उसके पेरिफेरी से उस पॉइंट पर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो जो ये वाला होगा, ध्यान से देखिएगा,
ये वाला जो साइड्स ज्वाइन हो रहे होंगे, इसको भी हम सपोज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, सपोज या लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज आल्सो r। यानी अगर छोटा सा एरिया लोगे आप, तो जो ये साइड से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या इधर से जो ज्वाइन कर रहे हैं, या इधर से जो ज्वाइन कर रहे हैं, सभी के वो जो सभी के जो पॉइंट्स हैं, पेरिफेरी से जो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो सर्कल से पॉइंट ज्वाइन होकर के पी पॉइंट तक आ रहे हैं, उन सभी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ a, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ b, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ c, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ d। तो आप ये सपोज कर लो AP, BP, CP, DP सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, वो कितनी है, r है। वो कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं, छोटा सरफेस एरिया लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, DA बोलते हैं। स्मॉल एरिया लेने का रीजन आपको समझ में आया, तो वो रीजन के बारे में भी मैं लिखा दूंगा अभी। और एक बात देखो, यहाँ पर भी एक सॉलिड एंगल, देखिए ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो ये वाला सॉलिड एंगल इसका होगा बेटा, ये रहा सॉलिड एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। ओके, बात समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं, फॉर सॉलिड एंगल, ये जो r डिस्टेंस हम सबका ले रहे हैं, AP का भी r ले रहे हैं, BP का भी r ले रहे हैं, CP का भी r ले रहे हैं, DP का भी r ले रहे हैं, किसकी वजह से ले रहे हैं, स्मॉल एरिया लेने की वजह से ले रहे हैं। समझ आएगी बात, स्मॉल एरिया है तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि सभी की डिस्टेंस पॉइंट P से कितनी है, r पे। ओके, तो उसका रीजन भी हम लिख रहे हैं। एक्चुअल में लिया क्या जाता है, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में एक सॉलिड मतलब क्या लेते हैं, एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, या एक स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को कट करते हैं, तो क्या बनता है, कोन बनता है बेटा। क्या बनता है, सेंटर से लेकर के उस स्फीयर के पार्ट को ज्वाइन करते हैं तो एक कोन बनता है। तो देखो, सेंटर से स्फीयर के पार्ट्स को ज्वाइन करोगे तो रेडियस तो r ही रहेगा ना, तो वही रेडियस ये r है, वही रेडियस AP, BP, CP और ये DP जो है वो रेडियस है एक्चुअल में। तो इसीलिए सबको हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस r ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। बात समझ में आया। और छोटा सा काटेंगे, अगर छोटा सा एरिया लेंगे DA, तो क्या होगा, सबका डिस्टेंस भी सेम होगा, एजम्पशन है, ठीक है। तो फॉर सॉलिड एंगल V, फॉर सॉलिड एंगल V, ये स्टेप है, वी स्टार्ट विथ ए सरफेस, स्मॉल सरफेस भी लिख सकते हैं, DA and join all the points, और points इस डायग्राम को देखना बेटा, ये इधर मैं लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। ये डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए। For solid angle we start with a surface DA, ये देखो सरफेस DA है, and join all the points। देखिए पॉइंट्स को किसको किसको ले रहे हैं, A B C D, join all the point of surface, सरफेस के पॉइंट सभी हम ले रहे हैं, ठीक है, सरफेस के, and join all the point of surface on the periphery, ये भी लिख सकते हो, on the periphery of surface S, या small surface S, small surface DA, give एक सेकंड बेटा, for solid angle we start with the surface DA and join all the point on the periphery of surface to given point P
देखिए ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, P है, गिवन पॉइंट P। देखिए इस सरफेस के पेरिफेरी पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनसे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं गिवन पॉइंट P पर, वो क्या देता है, P फॉर्म ए सॉलिड एंगल, वो क्या बनाता है, एक सॉलिड एंगल बनाता है। और इसका एग्जांपल यहां पे हमने दे रखा है, ठीक है, ये देखो इसका एग्जांपल यहां है, ये डायग्राम जो है एग्जांपल है, नोट कर लेना अपने कॉपी में। क्लियर हुआ बेटा? देखो कोई भी एक छोटा सा सरफेस ले लो, उस सरफेस के सभी पॉइंट्स को क्या कर दो, उस सरफेस के पेरिफेरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को एक पी पॉइंट पर ज्वाइन कर दो। जो डायग्राम बनेगा उसकी जो एंगल होगी वो क्या होगी, सॉलिड एंगल होगी। और वो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। बात समझ आया? अब अगला बात हम लोग आता है नेक्स्ट, जो हम लोग इसमें एक और पॉइंट हम लोग समझना चाहते हैं, वो मेजरमेंट कैसे करते हैं सॉलिड एंगल का। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। हेडिंग लगा लेना बच्चों, मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। देखो हमने अभी आपको बताया कि क्या करते हैं, हम लोग एक स्फीयर को ड्रॉ करते हैं और उस स्फीयर, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को मिटा करके ऊपर समझा रहा हूँ, नीचे इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। देखिए देखो इसका मेजरमेंट जरा ध्यान से देखना। मान लो कि एक हम लोग स्फीयर ये ड्रॉ करते हैं, ये स्फीयर एक्चुअल में मेरा बोर्ड 2D है, बट आप ऐसा सपोज करोगे ये कैसा है, 3D है। स्फीयर आप लोग फुटबॉल सपोज कर लेना। इसकी सेंटर से, ये जो सेंटर है, इसकी सेंटर से मान लो कि मैंने यहां से लेके यहां तक कुछ एक पॉइंट कट किया, यानी एक छोटा सा आर्क कट किया, तो ये एक्चुअल में जो आर्क होगा वो कुछ यूं दिखेगा, ठीक है बेटा। आप लोग कोन वाली आइसक्रीम खाते हो ना, जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह दिखेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल, ये वाली एंगल जो मेजर करोगे, इसे आप क्या बोलोगे, सॉलिड एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे, सॉलिड एंगल बोलोगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझा दिया, समझ आ गया होगा। देखो एक कोई भी स्फीयर लेते हैं, उस स्फीयर के छोटे से एक सरफेस एरिया को कट करते हैं, उससे कोन जो बनता है उसकी एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं बच्चों। तो देखिए ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ एनी रेडियस r, एनी रेडियस r, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेडियस को, ठीक है, विथ P पॉइंट, P यहां पे मान लेना सेंटर पे P पॉइंट है, ओके, विथ P पॉइंट एज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड मेजर द एरिया, the surface area dA, छोटा सरफेस एरिया मैं लेकर के चल रहा हूं बेटे, क्यों, क्योंकि ताकि उसकी सभी पेरिफेरी से जो पॉइंट्स ज्वाइन हो रहा है P पर, उसके सभी पेरिफेरी के जितने भी पॉइंट है वो ज्वाइन हो रहे हैं P पर, उनका सबका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, r के बराबर हो, रेडियस के बराबर हो। एरिया dA, मेजरमेंट, ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ एनी रेडियस r with point P as the center of sphere and measure the surface area dA of the part of a sphere, intercept
इंटरसेप्टेड या इंटरसेप्ट बाय द कोन। तो देखो यहां पे ये जो सॉलिड एंगल है वो कितना हो जाएगा, इस डेफिनेशन से देखिए, एक स्फीयर है उसकी रेडियस r है, ठीक है, और उस जो सेंटर है उस पर हमने P पॉइंट ले लिया, तो अब देखिए वहां पे जो सरफेस एरिया उसका dA है और वो जो कोन इंटरसेप्ट कर रहा है उससे जो सॉलिड एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू dA अपॉन r स्क्वायर होता है बेटे। क्या होता है, dA अपॉन r स्क्वायर। जैसे प्लेन एंगल था ना, तो प्लेन एंगल क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस था। यहाँ पे ये 3D होने की वजह से वो क्या है, जो सरफेस, ये देखो ये हमने सर्कुलर सरफेस लिया, ये सर्कुलर सरफेस लिया और सर्कुलर सरफेस से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो कोन बना, और जो कोन, जब कोन बना तो उसमें जो एंगल बनी उसको क्या बोले हम, सॉलिड एंगल बने। तो किसकी वजह से बना, एक्चुअली में सरफेस एरिया की वजह से बना, सरफेस एरिया की सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने की वजह से बना ना P पर। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो ये जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आया वो क्या आया, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू dA अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, ओके, इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे, इस बात को बढ़िया से समझ जाना, ठीक है। सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया आप लिख लेना, स्मॉल या अभी सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। और देखो अगर बेटे अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, सर आप तो स्मॉल एरिया से करा रहे हो, अगर हमें बहुत बड़ा एरिया दे दिया जाए तो क्या करेंगे, आप छोटे छोटे सरफेस एरिया को कट कर लोगे, उससे क्या मेजर कर लोगे, सॉलिड एंगल मेजर करके, और उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर सकते हो। बात समझ में आ गया। तो एक दो पॉइंट और इसमें मैं लिखा देता हूं, वो देखो समझते हुए लिखेंगे इसको। इसी फॉर्मूले को छोड़ एक और फॉर्मूले जो हम लोग मान के चले हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये आपको हो सकता है 11th में बताया भी गया होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग अपना रिवीजन कर लेना, जिनको बताया गया, जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे, ओके। अब एक बात समझो बेटा, नोट करके इसको लिखो, क्या है वो इंपॉर्टेंट सी बात, वो देखो। यहीं पे आपको क्वेश्चंस क्या करता है, IIT JEE बेटा फंसाता है आपको। देखो कैसे फंसाएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए नीट और IIT JEE कैसे थोड़ा सा आपको पजल कर देगा, सब आपको पता रहेगा फिर भी आपको वो पजल कर देगा। देखिए मान लो कि कोई भी एक 3D सरफेस ले रहे हैं, सपोज करो कि ऐसे, और इससे कुछ हमारा यूं करके कोण बन रहा है, तो इससे जो हमारा यहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा ये बनेगा, ये आपकी क्या बनेगी, सॉलिड एंगल बनेगी। अब मान लो कि एक छोटा सा डिस्क ले लूं, यहां पे छोटा सा डिस्क ले लूं, तो उसकी वजह से भी, इस छोटे से डिस्क की वजह से इस P पॉइंट पर पूछा जाए कि सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो सेम बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने जब प्लेन एंगल में ध्यान दीजिए, जब प्लेन एंगल को मैं रिलेट करके बताऊंगा बेटे। देखो मान लो ये पॉइंट है, ये मैंने एक आर्क लिया, ये थीटा जो बना AB आर्क से, अगर मान लो कि हमने ये CD आर्क लिया, तो इससे भी तो प्लेन एंगल थीटा ही बन रहा है। उसी तरह से ये एक सरफेस एरिया लिया कोई DA, उसकी वजह से कुछ सॉलिड एंगल बना। हम अगर दूसरा एक छोटा सा डिस्क ले लेते हैं तो P पॉइंट पर उससे भी जो एंगल बन रहा है वो भी क्या बनेगा,
सेम बनेगा अकॉर्डिंग टू प्लेन एंगल। बात समझ आए? अब अगर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं, कैसे भैया? देखो इसको भूलो, इंक्लाइंड वाले को समझना बेटा अच्छे से, क्योंकि वो आपके जेईई मेंस में भी काफी बार उसमें क्वेश्चन पूछा गया और नीट में भी और एडवांस में भी पूछा गया अच्छे से न्यूमेरिकल में रिलेट करके। तो देखो मान लो कि हमने एक इंक्लाइंड सरफेस कुछ यूं ले ली, ठीक है? अभी भी जो इससे एंगल सबटेंड हो रहा है 3D, वो सॉलिड एंगल क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ इसमें तो गड़बड़ है भाई, कुछ न कुछ क्या है? गड़बड़ है। और यही जो गड़बड़ है, यहां से क्वेश्चन क्या होता है? आपसे पुट आउट हो जाता है। अब देखिए इसका जो डीए होगा, ये जो आपका एरिया वेक्टर होगा, इसकी वजह से एरिया वेक्टर कुछ यूं होगा, यानी ये जो एरिया वेक्टर इसका ये होगा, और ये जो नीचे वाला जो सरफेस दिया है इसको मान लो बेटा डीए डैश। क्या मान लेते हैं अपन? डीए डैश मान लेते हैं। ये जो दिया गया है आपको इंक्लाइंड सरफेस, इसको डीए डैश मान लेते हैं। अब जो देखो ये डीए दिया गया है, इसकी वजह से हमारे पास ये देखो ये हमारा एरिया वेक्टर आएगा, साइड में इधर लेते हैं। एरिया वेक्टर तो हमारा ये आएगा, ओके? तो हम करेंगे क्या यहां पे? समझो, ये देखो कुछ थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं सुधार रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है? देखो ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अगर डीए की जगह पे ये क्या हो जाए, ये वाला अगर डीए कॉस थीटा हो जाए, यानी इस डायरेक्शन में हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब एक बात समझो, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है ऑलवेज और ऑलवेज, ये जो आर डिस्टेंस है ना, ये जो आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर है, ये आर डिस्टेंस जो रेडियस में लिया था, ये आर डिस्टेंस सरफेस एरिया का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखो ये जो सरफेस एरिया है बेटा, ये पॉइंट है कोई, तो इससे जो सरफेस एरिया पर जो पॉइंट बनेगी, ये जो आर और सरफेस एरिया जो बन रहा है, उससे क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर। लाइक दैट एग्जांपल यहाँ पे समझिए आप लोग अच्छे से। मान लो कि एक सर्कल है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा गया है, और ये देखो ये आर डिस्टेंस है पी पॉइंट पर, तो जो इससे सभी लाइंस ज्वाइन हो रही हैं, इसकी वजह से एक 3D डायग्राम बन रहा है कोन टाइप। तो यहां पे सॉलिड एंगल यूं आएगा, आपका सॉलिड एंगल आ जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब सरफेस एरिया क्या है? परपेंडिकुलर। अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया लेना पड़ेगा एज परपेंडिकुलर टू आर। क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया लेना। जैसे ये जो दिया गया है डीए डैश, इसका क्या ले रहे हैं हम लोग? कंपोनेंट ले रहे हैं। कैसे? ताकि वो जो आर हमारा दिया गया उसकी क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो फॉर इंक्लाइंड सरफेस एरिया, यहीं पे ये जो नोट है उसके लिए मैं लिख रहा हूं, फॉर इंक्लाइंड सरफेस एरिया, इंक्लाइंड सरफेस एरिया के लिए सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूं। सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू होता है ओम इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface area is perpendicular to, छोटा यहाँ पे छोटा पड़ गया बेटा, नीचे लिख रहा हूँ नीचे। देखो for inclined surface areas solid angle is equals to, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से लिखो, कंपोनेंट ऑफ एरिया, कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface is perpendicular
टू आर। आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सरफेस एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सरफेस एरिया, वो कहीं आप लोग नोट कर लेना। आर का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू सरफेस एरिया, ठीक है ना, अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये चेंज नहीं होगा, इन रेडियस स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर। जो रेडियस आपको दी गई है उससे सरफेस एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये मेरा, सपोज कर लो कि ये मेरा जो पाम है ये क्या है, सर्कुलर है, तो इससे जो ये आर, ध्यान देना बेटे, इससे जो ये आर डिस्टेंस पर, ये जो आर डिस्टेंस है वो देखो परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या ले लेंगे, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अगर यही इंक्लाइंड हो गया तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया, कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया कैसा, परपेंडिकुलर टू आर। मतलब हमको फिर से उसको क्या करना, इस इंक्लाइंड सरफेस एरिया का हमको आर के रिस्पेक्ट में क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, अपॉन में रेडियस स्क्वायर आएगा। ये आपका फॉर्मूला है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके क्वेश्चन में जब भी जेई ने पूछा है, जेई ने भी एक दो बार पूछा है, नीट ने भी एक दो बार पूछा है, उसने इंक्लाइंड एरिया ही पूछा है। बच्चे वहां पे क्या करते हैं, फटाक से उनके दिमाग में आता है कि चलो भाई ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर कर देंगे, बट नहीं, आपको क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ एरिया लेना है। और कैसे लेना है, आर का वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये जो एरियल वेक्टर हो वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो एरियल वेक्टर है वो कैसे हो जाए, आर की डायरेक्शन में हो जाए, या जो सरफेस एरिया हो वो आर से कैसा हो, परपेंडिकुलरली सबटेंड हो रहा हो, ऐसे हो। सबटेंड भी अगर ऐसे इंक्लाइंड भी है तो उसको क्या कर लेंगे, उसका कंपोनेंट ले लोगे। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहीं पे इसी का फॉर्मूला थोड़ा शॉर्टकट में इधर लिख देते हैं। देखिए क्या है वो फॉर्मूला, उसको भी आपको इसी फॉर्मूले को, या तो ये फॉर्मूला याद रखना, या सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी रेडियस स्क्वायर। DA क्या है, स्मॉल एरिया है, कैसा, अगर इंक्लाइंड है तो उसका परपेंडिकुलर लिया गया है आर के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? या इसी को लिख सकते हैं आप, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स थे। सॉलिड देखिए, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल कब बनता है, प्लेन एंगल हमेशा 2D में बनता है। सॉलिड एंगल कब बनता है, सॉलिड एंगल हमेशा 3D में बनता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि जब कोई 3D डायग्राम बन रहा है उसमें जो एंगल लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। कब, जब आर और सरफेस एरिया कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। अगर इंक्लाइंड हो तो DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर लोगे। ठीक है, या DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ले लोगे। हमेशा सरफेस एरिया और रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस एरिया टू पॉइंट P हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि मैंने आपको लिखा। अब कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, इसके बाद हम लोग गॉस लॉ सीधा पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट होगा। एक तो और नोट कर लेना, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। एक
और इंपॉर्टेंट सा नोट करना, देखो प्लेन एंगल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेन एंगल में जो कोई भी एक सर्कल आएगा तो उस पे टोटल एंगल कितनी सबटेंड होगी, कितनी सबटेंड होगी 360 यानी 2 पाई। तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट सा आपको कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। देखिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में याद इसलिए रखना है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स में इसमें क्या आएगा, यूटिलाइजेशन आएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, ए कंप्लीट सर्कल, a complete circle subtend an angle, subtend an angle is 2 pi, subtend an angle at the center। तो देखो बेटा, अगर एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा सर्कल पर, मैं प्रूफ करके पहले दिखाता हूं। देखो प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है एल बाई आर। और एल एक सर्कल पर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। तो आर से आर कट हो गया, कितना आया 2 पाई आ गया, कितना आ गया 2 पाई आ गया। तो क्या लिखोगे 2 पाई, 2 पाई यही पे लिखा हुआ है, 2 पाई इज टोटल एंगल सबटेंड। 2 पाई क्या है, टोटल एंगल सबटेंडेड है। अब 2 पाई किसी भी क्लोज ओपन सरफेस के लिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो उसके लिए मैं लिखा रहा हूं 2 पाई एनी क्लोज सरफेस या एनी क्लोज कर्व, एनी क्लोज कर्व सबटेंड एंड, ये ऐसे एनी क्लोज कर्व सबटेंड एंड एंगल 2 पाई at any of the internal point of 2D। किसी भी क्लोज कर्व जो दिया गया है उस पर टोटल एंगल कितना होगा 2 पाई होगा इंटरनली, किसमें 2D में। बात समझ में आ गया, यानी कोई भी अगर प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 पाई हो सकता है, ठीक है, 0 to 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब थोड़ा सा लिख लो 3D के लिए, नोट नंबर 2, फॉर कंप्लीट स्फीयर सबटेंड, for complete sphere subtend a solid angle at the center। तो देखिए बेटा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यानी सॉलिड एंगल का मैं रिप्रेजेंटेशन लिख दूं ओम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऐसे अपॉन आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो कितना एंगल बच गया बेटा 4 पाई, कितना बच गया 4 पाई। तो यहां ऊपर मिटा करके लिख रहा हूं, आप लोग उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए for any closed surface subtend an angle। बेटा एक सेकेंड, ये
आप लोगों ने जो 2D के लिए लिखा था, एनी क्लोज कर्व, हाँ ठीक है, फॉर एनी क्लोज सरफेस सबटेंड an angle 4 pi, subtend an angle 4 pi for any closed surface, subtend an angle 4 pi या subtend solid angle, an angle मत लिखिएगा, solid angle 4 pi at any closed surface। अब सही देखो, ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 2D के लिए हम लोग लिखे तो any closed curve subtend an angle 2 pi at any interval of point of 2D। 2D के लिए टोटल एंगल सबटेंड कितनी हो सकती है, 2 pi हो सकती है, बट फॉर एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब 3D, किसी भी 3D सरफेस के लिए टोटल एंगल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 pi बनेगी किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इसको क्या करना है, बस याद रखना है, बहुत ज्यादा इसको वो आपको यूटिलाइजेशन इसके समझ में आएंगे, इसके पैसे कहीं पर भी इसको नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो देखो, अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक आपको समझाया हूं इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, लिखता हूं। हाँ, क्वेश्चन है, फाइंड आउट द solid angle at the center of hemisphere, ठीक है। कोई भी अगर एक हेमिस्फीयर है तो उसके सेंटर पर आप क्या निकालिए, सॉलिड एंगल निकालिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसको तो आप अपने स्क्रीन को पॉज करके सोचो, मैं जो बताया हूं उसी के थ्रू होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या करो ना, इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। सेंटर पर पूछ रहा है, देखिए सेंटर से जितने भी पॉइंट हेमिस्फीयर पे सभी का डिस्टेंस कितना है, r है। एक तो बात हमने बताया था ना कि सरफेस एरिया से अगर किसी पॉइंट P पर, यानी सरफेस एरिया के जितने भी आपके पॉइंट्स है सरफेस एरिया के, वो पॉइंट P पर जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखो हेमिस्फीयर के सभी सरफेस एरिया से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, r ही होगी, ठीक है, रेडियस r होगा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, r और सरफेस एरिया, रेडियस और सरफेस एरिया के बीच का एंगल भी क्या होगा, हमेशा 90 होगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए सरफेस एरिया और इसके बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, r और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 बनेगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, अगर इंक्लाइन नहीं है तो क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ गिवन डायग्राम अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओम से। तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन डायग्राम क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया, इसका मतलब कितना आया सॉलिड एंगल, 2 पाई। हाँ, स्फीयर का भी अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था। स्फीयर के लिए कितना आ जाएगा, यहीं पे अगर फाइंड आउट द सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर अगर पूछ दिया जाए
तो क्या हो जाएगा, स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो उसके लिए 4 पाई आ गया। स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल, ठीक है। हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना है 2 पाई आया। स्फीयर के लिए पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें कितना आया था बेटे 4 पाई आया था। बात समझ में आ गया। मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई होगा, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो दो शर्त पूरा कर रहा है। सबसे पहले तो जो सरफेस दिया गया है उससे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। दूसरा सरफेस एरिया और आर के बीच में एंगल कितना बनते रहना चाहिए 90 डिग्री बनते रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने चल रहा हूं, वो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को डिराइव खुद से भी कर सकते हो, बट मैं एक बार डिराइव करके दिखा रहा हूं। आप लोग एक बार बोर्ड पे इसको अच्छे से समझ लो, फिर खुद से करना है इसको, ठीक है। मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूं। व्हाट इज relation between plane angle and solid angle, ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बेटा ध्यान देना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत कम पूछा गया, बट इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन आपको कहां पे मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में 2D एंगल यानी प्लेन एंगल की वैल्यू दे दी जाती है, सीधा क्या पूछा जाएगा आपके सॉलिड एंगल के बारे में पूछा जाएगा गॉस लॉ में। तो उसका यूटिलाइजेशन मैं वहां पे बताऊंगा भी आपको। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे इसको, इस डेरिवेशन, एक्चुअल में ये डेरिवेशन है आपके 12th में या आपके बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लो कि एक स्फीयर, सपोज करो कि एक हमने स्फीयर ले लिया, ठीक है। हमने एक स्फीयर लिया जिसका सेंटर को हम P पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। हमने एक छोटी सी सरफेस एरिया कट की यहां से लेके यहां, बात समझ में आया। यहां से लेके यहां तक, यहां भी ये रेडियस r और इस पॉइंट पर भी रेडियस r। अब ध्यान देना, एक्चुअल में ये एक ऐसे कोन टाइप का बन रहा होगा। अच्छा सा एक डायग्राम बनाता हूं आपको। देखो ये कुछ कोन टाइप का, जैसे जो आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो ना, लाइक दैट रहेगा, ठीक है। देखो बेटा हमें r तो पता है, यहां से भी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी लगभग या ये समझ जाओ ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये मान लो ये एंगल आपको अल्फा दी गई है। टोटल एंगल कितना दिया गया है, हॉरिजॉन्टल से रेडियस तक की जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है अल्फा, ठीक है। यानी ये जो वर्टिकल वाला लाइन था उससे इसका एंगल कितना है अल्फा, ओके, बात समझ में आया। अब जो हम लोग, अब हम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो हमें रेडियस पता है और हमें ये भी पता है कि एक 3D डायग्राम है, यानी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन हमें बेटा ये जो सरफेस एरिया हम लोग को दिया गया है स्फीयर का, ये छोटा सा ये जिस पर मैं मार्कर घुमा रहा हूँ या ए बी जो लिख रहा हूँ सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा इसका डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ। मान लो
ये कुछ u, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको अपना पिछला वाला कॉन्सेप्ट अल्फा पे जा या थीटा पे जा करके डी थीटा का कट करो। तो देखो हम लोग सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ये 3D है बेटा, ध्यान देना, ये कुछ यूं है, ये ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे कोन टाइप का है, ठीक है। तो आप थीटा पर जाइए और एक छोटा सा डी थीटा का, यानी ये क्या है, डी थीटा है और ये कितना है, थीटा है, कट करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या बनाएगा, यहां पे देखो ये क्या बनाएगा, सरफेस एरिया पर क्या बनाएगा, एक रिंग सबटेंड करेगा बेटे। क्या करेगा, एक रिंग, कैसा सबटेंड करेगा, देखो ये डॉटेड लाइन को बल्कि मैं इसको अच्छे से यूं बना रहा हूं, ऐसे यूं 3D है बेटा, एक्चुअल में मैं बोर्ड पे बना रहा हूं 2D है, बट आप लोग इसको 3D में सपोज कीजिएगा। एक कोन पे थीटा पे जाकर डी थीटा का कट करोगे तो क्या कटेगा, एक रिंग कट होगी। क्या कटेगी बेटे, एक रिंग कट होगी। अब देखो रिंग की रेडियस ये वाली होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ रिंग, और हमने रिंग कट क्या किया है, एक एलिमेंट्री पार्ट कट किया सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रिंग क्या होगा बेटा, देखो ये तो तुम्हारा r हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आपका ये वाला होगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से अगर देखो तो r sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी, r sin थीटा हो जाएगी, r sin थीटा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। रेडियस ऑफ रिंग क्या हो जाएगा बेटे, r sin थीटा। अब देखो हम साइड में इसका रिंग बना लेते हैं, ये ही कुछ रिंग होगी सरफेस पर जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, r sin थीटा है, और ये जो ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, एलिमेंट्री पार्ट है रिंग का, ठीक है। तो विड्थ ऑफ रिंग कितना होगा बेटे, यानी विड्थ का मतलब मोटाई रिंग की कितनी होगी, r d थीटा। ये तो आप लोगों को पिछले कई सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं, समझ आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, r d थीटा। तो टोटल एरिया इसकी इस एलिमेंट्री पार्ट की कितनी हो जाएगी, यानी dA, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, वही रिंग को कट करके स्ट्रेच कर दो तो किसकी तरह होगा, रेक्टेंगल की तरह, यानी लेंथ ऑफ रिंग इनटू विड्थ यानी उसकी चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, r का मतलब r sin थीटा इनटू r d थीटा विड्थ, समझ आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, dA इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा इनटू d थीटा। अब देखो बेटा इस सरफेस एरिया, ये जो है हमारा सॉलिड सरफेस एरिया, इसमें कई सारे ऐसे रिंग्स कट करेंगे और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, डायरेक्शन के यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप। देखो ये जो ब्लू वाला बना हुआ है AB, ये कैप की तरह दिख रहा है, जो जैसे देखो ये कोन सपोज कीजिए कि ये है, ये यहाँ पे ये पॉइंट P है, तो ऐसे करके कोन बनेगा, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगी और ये वाला कैप बनेगा। तो इस कैप की एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, बात समझ में आया, क्या निकाल रहे हैं, कैप की एरिया निकाल रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा इनटू d थीटा। अब देखिए dA का इंटीग्रेशन a नेट आ जाएगा, यहां से कांस्टेंट क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो निकाल लो बाहर 2 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा। अब देखिए लिमिट क्या लगाएंगे बेटे आप, देखिए यहां पे लिमिट 0 से लेकर के अल्फा,
माइनस अल्फा से अल्फा मत लगाना बेटा। जब आप ऊपर वाला लिमिट लोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला लिमिट 3D के लिए क्या होता है, कवर हो जाता है। पिछले भी न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको समझाया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे से आप लिमिट लोगे तो 0 से क्या आएगा, अल्फा। जब आप नीचे वाला लोगे, आप सॉरी जब ऊपर वाला लिमिट लोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिमिट क्या आएगा इसका, 0 से अल्फा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग इधर कर देते हैं। तो a नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर। बेटे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा 0 से लेके अल्फा तक पुट कर दो वैल्यू, तो a नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा, माइनस फिर से माइनस क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए भी क्या करेंगे, माइनस कॉस 0 डिग्री, यही होगा। कोई डाउट नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए a नेट इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। इसको मैं इस साइड कर रहा हूं, यानी प्लस cos 0 की वैल्यू बेटा 1 माइनस cos अल्फा। a नेट की वैल्यू ये आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सॉलिड एंगल ऑफ दिस डायग्राम यानी सॉलिड एंगल ऑफ दिस कोन क्या आएगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूं। देखो सॉलिड एंगल ऑफ कोन क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास सरफेस एरिया ए नेट कितना है, ये है, यानी ओम इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये देखो सॉलिड एंगल किसका है, 3D का है। अल्फा किसका लेते हैं अपन, 2D का लेते हैं। यानी ये रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल है बच्चों। समझ आया। अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं और ट्रिक भी है। अब जैसे हेमिस्फीयर लिया, हेमिस्फीयर के लिए अल्फा क्या लेते हैं, हेमिस्फीयर के लिए अल्फा क्या लेंगे, 0 to पाई लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 0 to पाई लेंगे। अगर यहीं पे हम लोग अल्फा के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर हम लोग मान लो पाई पुट कर दे, सॉरी हेमिस्फीयर है अगर, तो हेमिस्फीयर के लिए हम लोग जो अल्फा लेंगे 90 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, यानी 3D एंगल कितना है, सॉलिड एंगल कितना आ गया, 2 पाई आ गया। यही स्फीयर लेंगे तो स्फीयर के लिए अल्फा कितना होगा, पाई हो जाएगा। तो पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल का वैल्यू आ जाता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गॉस लॉ के ऊपर, लेकिन आज टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको गॉस लॉ पढ़ा दूंगा और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा बेटे इसके ऊपर। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।